लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखे थे कि हेवनली डेमन सुओ के सामने आकर ब्लड डेमन पर अटैक कर देता है और सुओ से बोलता है कि ब्लड डेमन ने ही तुम्हारे मदर को मारने की ऑर्डर दिया था। और सुओ ये बात सुनने के बाद शॉक होने के साथ साथ गुस्सा भी हो रहा था। हेवनली डेमन सुओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये डेंजरस हो सकता है। मुझे पता है कि सुओ को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ब्लड डेमन के पास अपने असली बॉडी जितना पावर नहीं है, लेकिन ब्लड डेमन इतना पावरफुल तो है कि वो जिन सुओ जैसा किसी बंदे को आराम से मार सकता है। फिर जिन सुओ हेवनली डेमन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अभी अगर मैंने ब्लड डेमन से फाइट किया तो वो मुझे बहुत ही आराम से मार सकता है। हेवनली डेमन बोलता है कि हाँ, वो तुम्हें बहुत ही आराम से मार सकता है। फिर सुओ बोलता है क्या तुम कर सकते हो? हेवनली डेमन बोलता है क्या? सुओ बोलता है मेरे करंट बॉडी से क्या तुम ब्लड डेमन को मार सकते हो? हेवनली डेमन पहले तो चुप रहता है, लेकिन बाद में बोलता है कि क्यों नहीं। अब जबकि ब्लड डेमन और मैं अपने 10% की पावर को यूज कर सकता हूँ तो मैं उसे आराम से मार सकता हूँ। सुओ बोलता है कि मुझे प्रूव करो। हेवनली डेमन सुओ के बॉडी के अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बाद में इसे रिग्रेट नहीं करोगे। और ये देखने के बाद ब्लड डेमन सुओ को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्लड डेमन को पता होता है कि अगर हेवनली डेमन ने सुओ के बॉडी को टेक ओवर कर लिया तो उसे भी हेवनली डेमन को हराने में मुश्किल हो सकता है। उसके बाद वहां से बहुत सारा माना का प्रेशर रिलीज होता है और हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन ने सुओ के बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। सुओ के बॉडी से बहुत ही पावरफुल माना रिलीज हो रहा था। ब्लड डेमन सुओ को देखकर बोलता है कि लगता है चीजें अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सुओ के अंदर से हेवनली डेमन बोलता है कि तुम ज्यादा स्किलफुल नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही बातें करते हो। अब जबकि सुओ के बॉडी के अंदर हेवनली डेमन है तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए हेवनली डेमन बोलूंगा। उसके बाद हेवनली डेमन जाके ब्लड डेमन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से ब्लड डेमन थोड़ा दूर चला आया था। हेवनली डेमन ब्लड डेमन को देखकर बोलता है कि अब तुम उठ भी जाओ। मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उतना जोर से भी हिट नहीं किया था। ब्लड डेमन हंसते हुए बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा कमजोर होने की एक्टिंग कर रहा था। हेवनली डेमन बोलता है कि हम लोग अभी जिस बॉडी में है ये बॉडी हम लोगों के असली बॉडी से बहुत ही कमजोर है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे बॉडी से जिन सुओ के बॉडी थोड़ा बेटर है। ब्लड डेमन बोलता है कि तो फिर चलो देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो। उसके बाद वो दोनों बहुत ही तेजी से जाकर एक दूसरे पर अटैक कर देता है। हेवनली डेमन बहुत सारे शॉट को समन करने के बाद ब्लड डेमन की तरफ मारने लगता है। ब्लड डेमन को हेवनली डेमन के अटैक्स को रोकने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। हेवनली डेमन भी जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लड डेमन ने उसे आते हुए देख लिया था। ब्लड डेमन ने हेवनली डेमन पर एक स्लैश मार दिया था। हेवनली डेमन जैसे ही उस अटैक को जंप करके डॉस करता है, ब्लड डेमन को एक ओपनिंग मिल जाता है। ब्लड डेमन मौके का फायदा उठाकर उसे चुप कर अटैक कर देता है। अटैक को करने के बाद ब्लड डेमन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था चारों तरफ, लेकिन कुछ देर बाद हेवनली डेमन उसके सामने से निकल आता है। ब्लड डेमन उसे देखकर बोलता है कि मैंने मोरीन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को देखकर यही एक्सपेक्ट किया था। तुम तो अभी से ही इस बॉडी से यूज टू होने लगे हो, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि अभी इस बॉडी में ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं है। हेवनली डेमन बोलता है कि तुम अभी भी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। ब्लड डेमन हंसते हुए बोलता है कि लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम दोनों की फाइट इस जगह पर तो एंड नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर ब्लड डेमन हेवनली डेमन को बहुत सारे बातें बोलता है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैं उसको स्किप करूंगा। उसके बाद ब्लड डेमन वहां से भाग जाता है और हेवनली डेमन अपने मन में सोचता है कि सुओ के अभी के बॉडी के साथ मैं ब्लड डेमन को पकड़ नहीं पाऊंगा। जिन सू हो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सब लोग डंजन में इंटर करने के बाद जिस जगह पे था उस जगह पे आ गया था। हम लोग सुओ को देखते हैं, उसका सिस्टम पे बहुत सारा मैसेजेस आया था। मैसेज में बताया गया था कि आपने मिरर ऑफ इविल डीड्स एंड सीन्स डंजन को क्लियर कर लिया है और आपकी हेवनली डेमन डिवाइन आर्ट की प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। सुओ अपने मन में सोचता है कि मैं हेवनली डेमन का कॉन्शियसनेस क्यों फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो खुद को रिकवर करने की स्टेट में चला गया है? और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि हेवनली डेमन ने मुझे अपना बॉडी का कंट्रोल वापस क्यों दे दिया है। लेकिन जो भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनफ स्ट्रांग नहीं हुआ तो मैं ब्लड डेमन से हार जाऊंगा, जो कि सिर्फ अपने 10% पावर को यूज कर सकता है। उसके बाद सुओ को कोई बुलाता है। सुओ देखता है कि उसे वही लड़की बुला रहा था। गाइस, मैं इस लड़की का नाम बताना भूल गया था। इस लड़की का नाम है जियान। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को जियान के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। जियान अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके बाद उसका रूम का दरवाजा खोल के कोई अंदर आता है और वो था उसका मॉम। उसका मॉम के
हाथ में उसका टेस्ट का रिजल्ट था। हम लोग देखते हैं कि राइटिंग को छोड़कर उसका रिजल्ट हर चीज में बुरा आया था। जियन का मॉम जियन को मारने लगता है क्योंकि उसका रिजल्ट बुरा आया था। जियन का मॉम बोलता है कि तुम 20 साल के हो चुके हो, लेकिन तुम एक हंटर के तौर पे तुम्हारा प्रोग्रेस इतना बुरा क्यों है। जियान बार बार सॉरी बोल रहा था। जियान का मॉम उसे बोलता है कि बार बार सॉरी मत बोलो, और ये बोलने के बाद उसे और भी मारने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जियान स्कूल जा रहा था। जियान जाते जाते अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। फिर जियान साइड पे देखता है कि एक बंदा बैठा हुआ था। जियान उसके फ्रेंड से पूछता है कि ये स्टॉल तो मैंने यहाँ पर पहले नहीं देखा था। जियान का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुमने इस स्टॉल को पहले यहाँ पर इसलिए नहीं देखा था क्योंकि तुम इस रोड पे ज्यादातर नहीं आते थे। जियान का फ्रेंड उसे और भी बोलता है कि इस जगह पे इस छोटी सी स्टॉल की वजह से ये जगह और भी फेमस हो गया है। फिर वो बंदा जियान से पूछता है कि क्या तुम इस स्टॉल से कुछ खरीदना चाहोगे। जियान पूछता है कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। फिर वो बंदा जियान को एक ग्लास का फ्रेगमेंट दिखाता है और वो बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको इस चार्म का जरूरत पड़ेगा। जियान बोलता है कि क्या एक चार्म। फिर हम लोगों को उस बंदे का एक क्लियर लुक दिखाया जाता है। वो बंदा बोलता है कि हाँ, आपको शायद एक चार्म की जरूरत पड़ने वाला है। वैसे गाइस, इस बंदे को देख के ही लगता है कि इस बंदे के साथ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान का फ्रेंड भी उसे बोल रहा था इस चार्म को खरीदने के लिए। उसके बाद जियान उस फ्रेगमेंट की तरफ देखता है और अजीब से एक स्माइल करके बोलता है कि हाँ, मैं इसे खरीदूंगा। और उस फ्रेगमेंट को खरीदने के बाद जियान और उसका फ्रेंड स्कूल जाने लगता है। पीछे हम लोग उस बंदे को देखते हैं। वो बंदा एक स्माइल करता है और वहां से गायब हो जाता है। फिर हम लोगों को स्कूल में दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि स्कूल में टीचर सबको रिजल्ट दे रहा था। टीचर जियान को बुलाता है उसका रिजल्ट लेने के लिए। जियान उसके रिजल्ट पेपर में देखता है। जियान देखता है कि उसकी राइटिंग टेस्ट को छोड़ के उसका हर एक टेस्ट का रिजल्ट बुरा आया था। फिर जियान जाके अपने बेंच पे बैठते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि ये चार्म काम नहीं करेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जियान अपने घर के सामने आ चुका था। जियान घर के अंदर जाने से थोड़ा डर रहा था क्योंकि उसका रिजल्ट बुरा आया था। फिर जैसे ही जियान अपने घर का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उसका मॉम गेट के पास खड़ा हुआ था। फिर जियान का मॉम जियान के रिजल्ट पेपर को लेकर उसके डैड को दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारा डॉटर का रिजल्ट फिर से बुरा आया है। जो सुनने के बाद जियान का डैड भी गुस्सा हो जाता है और जियान को एक रूम में ले जाता है और उसे मारने लगता है। जियान का डैड बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरे डॉटर हो। सच में ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। जियान का डैड उसे फिर से मारने वाला था और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक चीज आ जाता है। जियान का डैड बोलता है कि ये क्या है। वो चीज दिखने में बटरफ्लाई से मिलता जुलता था। तो बटरफ्लाई यहाँ पर आने के बाद जियान का ब्रेन वॉश करने लगता है और उसे बोलता है कि तुम अपने मॉम और डैड को मार डालो तो तुम्हारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान को कुछ होने लगता है, लेकिन जियान का डैड कहाँ रुकने वाला था। जियान का डैड उसे फिर से मारने वाला था। तभी जियान उस स्टिक को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर मैं अपने मॉम और डैड को मार देता हूँ तो। और उसके बाद जियान का मॉम और डैड उसके नेचर को चेंज होते देखकर वो दोनों भी घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। उसके बाद जियान एक नाइफ को उठाकर उसके मॉम और डैड को मार डालता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि डंजन गेट के सामने सब लोग खड़ा हुआ था। सब लोग यहाँ पर जियान के बारे में कंप्लेन करने लगता है कि डंजन में इंटर करने के बाद जियान ने हंटर कैंग बायुनचुल को मार डाला था, और तो और उसने हम लोगों पर भी अटैक करने की कोशिश किया था। और साइड पे हम लोग देखते हैं कि जियान भी खड़ा हुआ था और जियान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरा हुआ है। फिर सीन चेंज होकर हम लोगों को एसोसिएशन में दिखाया जाता है टीम लीडर को। वैसे शायद से मैं इस सीरीज का पार्ट 1 में टीम लीडर का नाम बताना भूल गया था। टीम लीडर का नाम है सियू। टीम लीडर परेशान था क्योंकि उसे न्यूज मिला था कि एक एफ रैंक की गेट के अंदर एक सी रैंक का हंटर का डेथ हो गया था। हायुक सियू से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस गेट पर भी एक सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन है। सियू तो पहले से ही परेशान था, इसलिए सियू हायुक को चुप रहने के लिए बोलता
होता है। हायुक सियू से बोलता है कि जिनसुओ को भी उस गेट के चारों तरफ देखा गया था। फिर हायुक अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए बोलता है कि मुझे तो ये कोइंसिडेंस नहीं लगता है कि जिनसुओ को सिर्फ उस गेट के सामने ही देखा जाता है जिस गेट की मॉन्स्टर लोगों की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। सियू हायुक के बात सुनने के बाद वहां से जाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आओ। हायुक सियू से बोलता है कि मैं तो अलग डिपार्टमेंट से हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। सियू पीछे मुड़कर बोलता है कि मुझे तुम्हारा मदद चाहिए और मैंने तुमसे ये नाइसली पूछा है। हायुक सोचता है कि मैं तो अभी से मना भी नहीं कर सकता, लगता है कि अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वही जगह पर दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि एसोसिएशन से कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया था। सब लोग उस लड़की को जियान की तरफ इशारा करके दिखाकर बोलता है कि जियान डंजन में इंटर करने के बाद अपने रैम्पेज मोड में चला गया था और हंटर कैंग बायोनचुल को मार डाला था। फिर वो लड़की जियान के पास जाके जियान पर अपने माना का प्रेशर डालने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट देने की जरूरत है क्योंकि तुमने सिविलियंस पर अटैक किया था। तभी सुओ जियान के सामने आकर उस लड़की को रोक दिया था। वो लड़की बोलता है कि तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम कौन हो। साइड से एक लड़की बोलता है कि इसका नाम है जिन सुओ, ये एक बी रैंक का हंटर है और ये उन लोगों के साथ डंजन में गया था। वो लड़की बोलता है कि क्या एक बी रैंक का हंटर, लेकिन जो भी हो तुम मेरे सामने से हटो क्योंकि तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो, मुझे इस लड़की का इन्वेस्टिगेशन करना है। सुहो बोलता है कि अभी ये अपने साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बाद में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो लड़की बोलता है कि क्या तुम अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज समझ रहे हो। हंटर जिन सुहो, तुम चीजों को और भी कॉम्प्लिकेट मत करो। सुहो अपने माना का प्रेशर रिलीज करते हुए बोलता है कि कानून के हिसाब से हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी ये है कि गेट के अंदर के हर एक विक्टिम को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। वो लड़की भी अपना माना का प्रेशर रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें किसने बताया कि जियान एक विक्टिम है। तभी उस लड़की को पीछे से कोई बुलाता है। वो लड़की गुस्सा होकर पीछे देखते हुए बोलता है कि फिर से मुझे काम के बीच में कौन इंटरप्ट कर रहा है, लेकिन वो पीछे एक बंदे को देखकर शॉक हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि यह था सीयू। वो लड़की सीयू को देखकर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए डायरेक्टर सीयू, मुझे नहीं लगा था कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप यहाँ पर खुद आ जाएंगे। सीयू बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाकी चीजों को संभाल लूंगा। वो लड़की बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि हायर अप्स ने मुझे इस केस को हैंडल करने को बोला था। सीयू गुस्सा हो जाता है और उस पर अपने माना की प्रेशर को डालने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। वो लड़की अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक एस रैंक के हंटर की माना का प्रेशर है, इसका पावर तो बहुत ही ज्यादा है, मैं तो इसे झेल भी नहीं सकता। वो लड़की सीयू से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि सीयू और सुहो एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ था। सीयू बोलता है कि जिन सुहो, हम लोग तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, मैंने सुना था कि तुम अभी भी एक हंटर के तौर पे काम कर रहे हो। सुहो ज्यादा कुछ बकवास तो नहीं करता, डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और बोलता है कि सीयू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीयू बोलता है कि क्या तुमने न्यूज नहीं सुना था कि मैं एसोसिएशन का डायरेक्टर बन चुका हूँ। जो सुनने के बाद सुहो एक बहुत ही सैविज सा जवाब देता है। सुहो बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि तुम मेरे मुंह से अपने आप के कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहते थे क्योंकि तुम एसोसिएशन का डायरेक्टर बन चुके हो। सीयू बोलता है कि ऑफ कोर्स नहीं, और सुहो के पास जाकर सीयू बोलता है कि चलो हम लोग किसी और जगह पे जाके बात करते हैं। सुहो बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। सीयू सुहो के कान के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम वो सब मॉन्स्टर से रिलेटेड हो जो मॉन्स्टर्स लोगों के माना को ऑब्जर्व करके उनको मार डालता है। सुहो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, और तभी सीयू अपने माना का प्रेशर सुहो पर डालने लगता है। सुहो को उसका माना का प्रेशर से कुछ भी नहीं हुआ होता है, जो देखने के बाद सीयू बोलता है कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो लेकिन फिर भी तुमने मेरे माना का प्रेशर को आराम से झेल लिया। फिर सुहो ने जो क्वेश्चन किया था सीयू से, सीयू उसका जवाब देते हुए बोलता है कि फैक्ट है कि तुम अभी भी जिंदा हो और यही सबसे बड़ा प्रूफ है। फिर सुहो उसके साथ जाने के लिए एक शर्त पे राजी हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें जियान को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो गया है। सीयू राजी हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम लोग एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है। बिल्डिंग के अंदर वो दोनों सोफा पर बैठा था और हायुक ने उन दोनों के लिए कॉफी ले आया था। तो यहाँ पर उन लोगों का कॉन्वर्सेशन बहुत ही कोल्डली शुरू हुआ था। पहले तो वो लोग यहाँ पर डंजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सीयू से पूछता है कि तुम बी रैंक के हंटर होते हुए भी तुमने मेरा माना का प्रेशर झेल कैसे लिया। फिर सीयू अपने कॉफी को नीचे रखते हुए बोलता है कि तुम लोगों से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, लेकिन तुम लोग अभी भी नहीं बदले हो, स्पेशली तुम सीयू, तुम अभी भी पहले जैसे ही बेवकूफ हो। फिर सीयू अपना माना को रिलीज करते हुए बोलता है
है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं उन डंजन से रिलेटेड हूँ, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि तुम एक एस रैंक के हंटर हो, फिर भी मैं तुम्हारा माना का प्रेशर को झेल लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। दूसरी तरफ सियो तो उसके ये वाले रूप को देखकर बहुत ही घबरा गया था। हायुक सुओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुओ कहाँ रोकने वाला था। उसके बाद सुओ के सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने आपके फास्ट लिमिट को ब्रेक कर दिया है, आई ऑफ एरोगेंस रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर आई ऑफ एरोगेंस के बारे में बताया जाता है। गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है कि आई ऑफ एरोगेंस कोई स्किल है। आप लोगों को अगर आई ऑफ एरोगेंस के बारे में जानना है तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। तो यहाँ पर सियो जब सुओ की तरफ देखता है, उससे पहले की बात याद आता है। सियो सोचता है कि ये आइस, इसे तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। उसके बाद हम लोगों को सियो के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम लोग एक बैटल एरिना को देख पाते हैं और उस बैटल एरिना में सुओ और सियो का कुछ ही देर में फाइट होने वाला था। वहाँ पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि वो लड़का जिसका नाम है सियो वो इस फाइट को जीतेगा, और वो दूसरा लड़का जिसका नाम है जिनसू वो बहुत ही अनलकी है क्योंकि उसका फाइट सियो से है। और हम लोग देखते हैं कि वो लड़की था डेथ मून गिल्ड का लीडर। उस लड़की का नाम था हान जांगयुन। जांगयुन का बात सुनने के बाद उसके साइड पे खड़ा हुआ बंदा बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि डेथ मून गिल्ड का लीडर भी किम सियो पर इंटरेस्टेड है। और इसके बाद हम लोगों को इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये बंदा था इसके गिल्ड का एसर डायरेक्टर, उसका नाम था कैंग होजुन। जांगयुन बोलता है कि मुझे लगता है कि इसकी गिल्ड भी हम लोगों से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फिर जांगयुन और होजुन बातें करने लगता है किम सुओ के बारे में। वो लोग बोल रहा था कि किम सियो बहुत ही टैलेंटेड है और उसके साथ साथ उसका टीचर भी एक एस रैंक के हंटर है। ये दोनों यहाँ पर किम सियो के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जिन सुओ के बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि इन लोगों को लगता था कि जिन सुओ बहुत ही वीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किम सियो और जिन सुओ फाइटिंग एरिना में आ चुका था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने था और तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कमेंटेटर जैसे ही बोलता है 3, 2, 1 स्टार्ट, तभी वो दोनों एक दूसरे पर शॉर्ट से अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं कि किम सियो जिन सुओ पर एक के बाद एक अटैक कर रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि किम सियो जिन सुओ पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। किम सियो अपने मन में सोच रहा था कि मैं इसका नाम को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि ये बंदा बहुत ही वीक है। मैं इसके जैसा किसी पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी एंड करना पड़ेगा। फिर जैसे किम सियो जिन सुओ पर अटैक करने जाता है और जिन सुओ का रिएक्शन देख के घबरा जाता है और वो पीछे चला आता है। और किम सियो को अचानक से पीछे हटते हुए देखकर सब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया होता है। किम सियो अपने मन में सोचता है कि यह अजीब है, अभी अभी मुझे उससे डेंजर महसूस हुआ। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इसका रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। किम सियो ये सब सोच ही रहा था कि हम लोग देखते हैं कि तभी जिनसुओ उस पर अटैक कर देता है। अब जबकि जिनसुओ उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा था तो किम सियो को उसके अटैक को ब्लॉक करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऑडियंस में बैठे हुए सब लोग जिनसुओ को देखकर शॉक हो जाता है और वहाँ पर कुछ गिल्ड के मेंबर भी था जो कि यहाँ पर जिनसुओ के फाइटिंग स्टाइल को देख के सब लोग जिनसुओ का इंफॉर्मेशन मांग रहा था क्योंकि वो लोग जिनसुओ को अपने गिल्ड में रिक्रूट करना चाहता था। एरिना में हम लोग देखते हैं कि किम सियो जिनसुओ को दूर ढकेल देता है और बोलता है कि तुम कौन हो। जिनसुओ को कुछ भी समझ नहीं आया था। किम सियो गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे किसी ने भी बताया नहीं था कि तुम्हारा जैसा कोई बंदा इस टूर्नामेंट में होगा, क्या तुम कोई बड़े फैमिली से हो। जिनसुओ बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब बताने के लिए मेरे पास कोई रीजन है। जो सुनने के बाद किम सियो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। फाइट करते हुए किम सियो बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा पेरेंट्स किसी बड़ी फैमिली से है और उन लोगों के पावर की वजह से ही तुम इतनी दूर इस टूर्नामेंट में आ पाए हो। और ये सब सुनने के बाद जिनसुओ का रिएक्शन पूरी तरीके से चेंज हो चुका था क्योंकि जिनसुओ का पेरेंट्स तो बहुत ही पहले मर चुका था। जिनसुओ को अचानक से स्टॉप होते हुए देखकर किम सियो को कुछ भी समझ नहीं आया था। हम लोग देखते हैं कि किम सियो के साइड से किसी ने बहुत तेजी से एक अटैक कर दिया था। किम सियो को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था और वो अटैक जिसने किया था वो था जिनसुओ। हम लोग देखते हैं कि जिनसुओ किम सियो पर एक के बाद एक अटैक कर रहा था। किम सियो जिनसुओ के एक भी अटैक को रोक नहीं पाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनसुओ किम सियो के आगे अपना स्वॉर्ड को रख देता है और तब किम सियो जिनसुओ की तरफ देखता है। वो देख पाता है जिनसुओ की वही बहुत ही डरावनी आंखें को। उसके बाद हम लोगों को फ्लैशबैक से वापस ले आया जाता है और हम लोगों को किम सियो को दिखाया जाता है जो कि जिनसुओ के वही वापस से पुराने वाले रूप को देखकर शॉक में था। किम सियो के साइड पे हायुकू से वो
होश में लाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ जिनसुओ को अचानक से अपने सर में दर्द होने लगता है। उसके बाद जिनसुओ अपने सिस्टम की मदद से आई ऑफ एरोगेंस उस स्किल को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं तो हमेशा ऐसा एक्ट नहीं करता हूँ, क्या ये इस स्किल की वजह से है। उसके बाद अचानक से हम लोग देखते हैं कि हेवनली डेमन जिनसुओ के साइड से निकल आता है और बोलता है कि मैं तो देखना चाहता था कि तुम जब रैम्पेज मोड में जाते हो तो तुम क्या करोगे। जिनसुओ हेवनली डेमन से पूछता है कि क्या तुम अभी अभी मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। हेवनली डेमन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं और फिर उसके पास जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो तुम ही थे, ये तुम्हारा असली नेचर है। सो गाइस ये वीडियो यही तक था और मैंने इस सीरीज का जितने भी चैप्टर्स था मैंने सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं जिस टाइम पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस सीरीज का बस 11 चैप्टर्स ही रिलीज हुआ है। जैसे जैसे इस सीरीज का और भी चैप्टर्स आते रहेगा मैं इस सीरीज का और भी चैप्टर्स को एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। मुझे पता है कि इस सीरीज का अभी भी बहुत सारा मिस्ट्री बाकी है, जैसे कि जिनसुओ का पेरेंट्स का डेथ कैसे हुआ था वो हम लोग को ज्यादा डिटेल में बताया नहीं गया था। इसके अलावा भी चा सियुन के साथ जिनसुओ का रिलेशन क्या है उसके बारे में भी ज्यादा डिटेल बताया नहीं गया है। तो ये सब चीजों के बारे में डिटेल शायद से हम लोग को आगे आने वाले चैप्टर्स में देखने को मिले। तो आगे आने वाले चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।